हेलो साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का वैशाली एचडी एकेडमी में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान, उनकी विशेषताओं के बारे में। साथ ही साथ अभ्यारण्य क्या होता है। आपके मन में कई बार ये क्वेश्चन आता होगा कि राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य में आखिरकार अंतर क्या होता है। तो इन्हीं सब प्रश्नों के आज आपको आंसर मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय उद्यान क्या है। देखिए, राष्ट्रीय उद्यान, जब भी आप किसी भी परिभाषा लिखते हैं या आप कोई भी परिभाषा लिखते हैं तो आपके पास उसका सोर्स पता होना जरूरी है। तो जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, क्योंकि हम जानते हैं कि भारत में जो वन्य जीवों के संरक्षण के लिए एक अधिनियम आया था 1972 में, और इसी के तहत भारत में वर्ष 1973 से टाइगर रिजर्व जो है वो प्रारंभ हो जाता है, और वर्ष 1974 में मध्य प्रदेश में भी टाइगर रिजर्व प्रारंभ होता है। तो आज शुरुआती तौर पर दोस्तों, आज हम बेसिक कवर करेंगे, और आगे आने वाले लेक्चर में हम एक एक करके राष्ट्रीय उद्यान, उनकी विशेषताओं के बारे में, उनसे संबंधित तथ्यों के बारे में विथ करंट अफेयर्स अपडेट करते हुए मैं आपको राष्ट्रीय उद्यान, पूरे के पूरे राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य आपको कवर कराऊंगी। तो दोस्तों, जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, इसके तहत ये कहा गया कि राज्य सरकार, ध्यान से सुनिएगा, राज्य सरकार किसी भी जो जैव विविधता वाले प्राकृतिक क्षेत्र को, जो जैव विविधता से समृद्ध हो, ऐसे किसी भी क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर सकती है। कौन घोषित कर सकता है? तो दोस्तों याद रखना, राज्य सरकार। ऐसा क्षेत्र होता है जहां पर जैव विविधता से संपन्न होता है, जहां पर दोस्तों किसी भी जीव जंतु का, वनस्पति का जो पारिस्थितिक रूप से विशेषता रखता हो, उसे क्या घोषित किया जा सकता है? उसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया जा सकता है। ध्यान से सुनेंगे कि कौन घोषित करता है, तो इसका जो अधिकार है वो किसके पास है? तो दोस्तों याद रखेंगे, राज्य सरकार के पास होता है। अब आखिरकार राष्ट्रीय उद्यान क्या है? तो जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 है, उसकी धारा 35(1) के अनुसार राज्य शासन किसी भी ऐसे क्षेत्र को जो अभ्यारण्य के अंदर हो या अभ्यारण्य के बाहर हो, लेकिन पारिस्थितिक रूप से कैसा होना चाहिए? महत्व का होना चाहिए। पारिस्थितिक रूप से जैव विविधता के रूप से महत्व का होना चाहिए, जहां किसी भी जीव जंतु को, वनस्पति वर्ग को, पशु वर्ग को, किसी भी प्राणी विज्ञान से संबंधित महत्व के जीव को क्या किया जा सके? संरक्षित किया जा सके। और दोस्तों, ये जो राज्य सरकार है, हम जानते हैं कि कोई भी चीज जब नियम में बनती है तो सबसे पहले उसकी अधिसूचना जारी की जाती है कि कितने क्षेत्र को, यदि फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि यदि अभी जो रानी दुर्गावती है ना अभ्यारण्य, उसे नेशनल पार्क में कन्वर्ट किया जा रहा है, तो उसमें होगा क्या? उसमें होगा ये कि सबसे पहले राज्य शासन जितना जो क्षेत्र है उसे अधिसूचना के द्वारा उस क्षेत्र को सूचित करेगा कि इस क्षेत्र को, कि ये जो दमोह में आता है, कुछ भाग नरसिंहपुर में आता है कि नहीं आता, कुछ भाग जबलपुर में आता है, तो इस पूरे क्षेत्र को सबसे पहले क्या करेगा? अधिसूचना के माध्यम से राज्य शासन के द्वारा इसे घोषित किया जाएगा कि हम इतने क्षेत्र को क्या कर रहे हैं, इतने जो क्षेत्र है उसे राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित करने वाले हैं। पहले से ही डिक्लेयर कर देगा कौन? जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है, उसे नोटिफिकेशन देगा सबसे पहले। और इसी, देखिए क्या विशेषताएं होती हैं। तो सबसे पहले तो हमने जान लिया कि राष्ट्रीय उद्यान क्या होती हैं। तो राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 35 के तहत एक ऐसा पारिस्थितिक रूप से जैव विविधता से युक्त एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां पर दोस्तों किसी, जो कि प्राणी विज्ञान से संबंधित, वनस्पति विज्ञान से संबंधित, जंतु विज्ञान से संबंधित महत्व का क्षेत्र होता है, जहां पर मानवीय गतिविधियां पूर्णतः प्रतिबंधित होती हैं। यदि आपसे कोई पूछ ले कि आखिरकार राष्ट्रीय उद्यान की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, तो आप याद रखेंगे कि मानवीय हस्तक्षेप, जैसे कि पशु चारण करवा दिया है ना, पशु
पशुओं को लेके गए, पशु चारण कर रहे हैं या लकड़ी काट कर लेकर आ रहे हैं, तो दोस्तों यहाँ पर मानवीय जो हस्तक्षेप होता है वो पूर्णतः प्रतिबंधित होता है। यहाँ पर शोध एवं वैज्ञानिक अनुसंधान नहीं होता। साथ ही साथ राष्ट्रीय उद्यान, याद रखेंगे, नेशनल पार्क में जंतुओं का शिकार, वैसे तो जंतुओं का शिकार जो है वो पूर्णतः हर जगह प्रतिबंधित है, लेकिन राष्ट्रीय उद्यान में अनिवार्यतः जंतुओं का शिकार प्रतिबंधित होता है। यहाँ पर दोस्तों वन्य जीवों के अलावा अन्य जीवों के चारण पर प्रतिबंधित होता है। फॉर एग्जाम्पल, जहाँ जो राष्ट्रीय उद्यान है, जितने जीव जंतु वहां पर रखे गए हैं वो तो चारण कर सकते हैं, है ना, लेकिन अब ये नहीं है कि आप अपनी गाय ले जाएं और राष्ट्रीय उद्यान में, तो उनका तो प्रवेश ही, क्योंकि ये क्या होता है, पूर्णतः प्रतिबंधित होता है, अन्य जीवों के चारण पर पूर्णतः प्रतिबंधित होता है। साथ ही साथ देखिए, यहाँ पर जो राष्ट्रीय उद्यान है कोई भी संरक्षित क्षेत्रों का अतिक्रमण नहीं कर सकता, मतलब अतिक्रमण यहाँ पर नहीं किया जा सकता। ये जीव जंतुओं का प्राकृतिक निवास होता है, जहाँ पर जीव जंतुओं को सुरक्षित रखा जाता है और इनकी स्थापना ही जीव जंतुओं के सुरक्षित आवास के रूप में की जाती है। साथ ही साथ आपने देखा होगा कि जो हमारा सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, या फिर यदि हम बात करें जो फॉजिल राष्ट्रीय उद्यान है, यहाँ पर पौधों की विभिन्न प्रजातियों का संरक्षण किया जाता है। तो पौधों को संग्रहित करने और उन्हें हानि पहुंचाने पर भी राष्ट्रीय उद्यानों में प्रतिबंधता होती है। ये क्या हो जाती है, कुछ प्रमुख विशेषताएं हो जाती हैं राष्ट्रीय उद्यान की, कि जिनमें वनों की कटाई, पशु चारण, कृषि हो गया, मानवीय हस्तक्षेप हो गया, राष्ट्रीय उद्यान में प्रतिबंधित होते हैं। साथ ही साथ यदि हम बात करें भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान, तो याद रखेंगे भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान वर्ष 1936 में स्थापित किया गया था, जिसका नाम था, ये उत्तराखंड में है, जिसका नाम था सबसे पहले हैली राष्ट्रीय उद्यान। फिर उसके बाद इसका नाम किया गया जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, और दोस्तों वर्तमान में इसका नाम क्या किया गया है, तो आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। आपको गंगा जी तो याद आ ही गई होंगी, लेकिन आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का वर्तमान नाम क्या है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं अभ्यारण्य के बारे में। देखिए, राष्ट्रीय उद्यान में किसी न किसी क्षेत्र, किसी न किसी जीव का संरक्षित किया जाना परम आवश्यक होता है, अनिवार्य होता है। आखिरकार अभ्यारण्य क्या है? दोस्तों, कौटिल्य ने कहा था कि अभ्यधन अरण्य, अभ्यारण्य का यदि हम संधि विच्छेद करें तो अभय धन अरण्य। अभय धन अरण्य, अभय का मतलब होता है बिना भय के, और अरण्य मतलब होता है दोस्तों वन, जंगल, कानन। तो दोस्तों, ऐसा क्षेत्र जहां पर पशु, पक्षी, जानवर, जीव जंतु बिना किसी भय के विचरण कर सकें, ऐसे क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, ऐसे क्षेत्र को अभ्यारण्य कहा जाता है। सरल शब्दों में यदि हम बात करें तो सरकार या किसी भी संस्था के द्वारा किसी भी संरक्षित वन क्षेत्र को पशु विहार या पक्षी विहार को अभ्यारण्य घोषित किया जा सकता है। जैसे कि अभी अभी हम पढ़कर आए कि कौटिल्य ने क्या कहा है, तो कौटिल्य ने कहा है कि ऐसा एक निवास स्थान जहां पर वन्य जीव बिना किसी भय के अपने प्राकृतिक रहवास में निर्भय होकर विचरण करते हैं, उसे क्या कहा जाता है, अभ्यारण्य कहा जाता है। जहां पर दोस्तों शिक्षा एवं वैज्ञानिक अनुसंधान में इस क्षेत्र में शोध किया जा सकता है। इस क्षेत्र, ऐसे जो क्षेत्र होते हैं ये भी जैव विविधता से युक्त होते हैं। और याद रखेंगे, वन्य जीव अभ्यारण्य में कुछ छूट के साथ मानवीय गतिविधियों को अनुमति दे दी जाती है, जबकि राष्ट्रीय उद्यान में किसी भी प्रकार की कोई भी मानवीय गतिविधियां नहीं हो सकती। तो आपसे यदि कोई अंतर पूछ ले तो सबसे पहले आपको यही अंतर याद रखना है कि राष्ट्रीय उद्यान में मानवीय गतिविधियां पूर्णतः प्रतिबंधित होती है, जबकि वन्य जीव अभ्यारण्य में मानवीय गतिविधियों को अनुमानतः अनुमति दे दी जाती है। याद रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, यदि हम आगे की बात करें, देखिए मध्य प्रदेश में
हम जो अभी अभ्यारण्य पढ़ने वाले हैं, कल से राष्ट्रीय उद्यान पढ़ने वाले हैं, तो एक एक राष्ट्रीय उद्यान कवर करेंगे, एक एक अभ्यारण्य कवर करेंगे। और मेरा टारगेट आपको सिर्फ इसे पढ़ाना नहीं, आपको याद कराना है। तो बिल्कुल बने रहें और कमेंट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो लेक्चर तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, अब हम बात करते हैं अभ्यारण्य। जैसे राष्ट्रीय उद्यान जो है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 35 में बताया गया है। किसके बारे में? राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। ठीक उसी प्रकार वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की जो धारा 18 है, इसमें क्या बताया गया है? इसमें अभ्यारण्य की परिभाषा बताई गई है कि राज्य सरकार, देखिए चाहे अभ्यारण्य हो चाहे राष्ट्रीय उद्यान हो, दोनों को ही राज्य शासन अधिसूचना के द्वारा घोषित करता है। किसी भी क्षेत्र को राज्य सरकार ही क्या करता है? राज्य जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अपने नोटिफिकेशन डिक्लेयर करता है और उसके माध्यम से ही उस क्षेत्र को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाना है कि नेशनल पार्क बनाना है, ये राज्य सरकार स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है। तो इसके धारा 18 के अनुसार परिभाषा क्या है कि राज्य सरकार अधिसूचना के द्वारा किसी आरक्षित वन क्षेत्र को क्या कर सकता है? आरक्षित वन क्षेत्र या राज्य क्षेत्र खंड के भीतर जुड़े क्षेत्र को छोड़कर किसी भी क्षेत्र को अभ्यारण्य के रूप में गठित कर सकता है। मतलब कौन गठित कर सकता है? राज्य सरकार के द्वारा गठित किया जा सकता है। ऐसा क्षेत्र जो पारिस्थितिकी विज्ञान से संबंधित हो, जो भी हम नेशनल पार्क में पढ़कर आए थे वो सभी, कि वनस्पति से संबंधित महत्व का हो, इसमें जीव जंतु भी हो, इसमें प्राणी विज्ञान भी हो, उसमें भू आकृतिक विज्ञान संबंधी भी हो, पर्यावरण की सुरक्षा और संवर्धन के लिए भी पर्याप्त महत्व का हो। लेकिन इसमें स्थानीय निवासियों को कुछ आर्थिक गतिविधियों की छूट होती है, जैसे कि कुछ औषधियां जो है वो वन में है, उन्हें आप कलेक्ट कर सकते हैं, कुछ पशुचारण भी आप कर सकते हैं। कुछ मात्रा में जो स्थानीय निवासी होते हैं उन्हें आर्थिक गतिविधियों की क्या होती है? छूट होती है। ये आप याद रखेंगे। मध्य प्रदेश की यदि हम बात करें तो मध्य प्रदेश में याद रखें 14 दिसंबर वर्ष 2018 को एक मध्य प्रदेश के गजट में नोटिफिकेशन के बाद में जो मध्य प्रदेश का अभ्यारण्य था, जिसे क्या किसमें घोषित कर दिया गया है? राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया है। और उसका नाम है दोस्तों कुनू राष्ट्रीय उद्यान। जो कुनू राष्ट्रीय उद्यान है, कुनू पालपुर राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि कहां पर स्थित है? जो कि दोस्तों याद रखेंगे शिवपुरी में स्थित है। इस क्षेत्र को अब पहले अभ्यारण्य था, अब राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया है। और जहां पर मध्य प्रदेश में अब राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या 11 से बढ़कर कितनी हो गई है? 12। अब आप कहेंगे कि मैम रानी दुर्गावती नेशनल पार्क भी तो घोषित हो, रानी दुर्गावती जो राष्ट्रीय उद्यान घोषित हो चुका है ना? ऐसे दोस्तों घोषणा होना और बनना दोनों अलग अलग बातें हैं। जब वह मध्य प्रदेश सरकार की अधिसूचना में आ जाएगा, मध्य प्रदेश सरकार के गजट राजपत्र में आ जाएगा, तब हम उसे मानेंगे कि वह क्या हो चुका है? वह बन चुका है। अभी ये घोषित हुआ है। घोषित होने में और नोटिफिकेशन, क्योंकि देखिए जो जब तक सरकार की राजपत्र में कोई भी चीज नहीं आ जाती है तब तक हम उसे नहीं मानते हैं। तो याद रखेंगे मध्य प्रदेश में पहले कुनू पालपुर क्या था? एक राष्ट्रीय अभ्यारण्य था। और अब यहाँ पर ये क्या बन चुका है? मध्य प्रदेश का 12वां राष्ट्रीय उद्यान बन चुका है। और इस प्रकार मध्य प्रदेश में 12 राष्ट्रीय उद्यान है और 29 क्या है? मध्य प्रदेश में अभ्यारण्य है। क्योंकि कुनू पालपुर और करेरा, जो कि यदि हम बात करें करेरा वाला जो क्षेत्र था, कुनू पालपुर वाला क्षेत्र था, इसे ही सम्मिलित रूप से क्या घोषित कर दिया गया है? इसे राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित कर दिया गया है। पहले ऐसे 2 क्षेत्र थे जहां पर सोन चिड़िया का संरक्षण किया जाता था। और मैं आपको बताऊं मैं कैसे याद रखती थी कि सोन चिड़िया का संरक्षण कहाँ कहाँ किया जाता है? तो कंघी को, कौम्ब को हम क्या बोलते हैं? बुंदेलखंडी में कंघा बोलते हैं। तो का से आ जाता है करेरा और घा से आ जाता है घाटी गांव। ये क्या है? मध्य प्रदेश के 2 अभ्यारण्य हैं, घाटी गांव ग्वालियर में और करेरा शिवपुरी में। तो दोस्तों यदि हम बात करें
तो अब करेरा को तो डिनोटिफाई कर दिया गया है। अब ये क्या रहा, अभ्यारण्य नहीं रहा, सिर्फ अब घाटी गांव में ही सोन चिड़िया का क्या किया जाता है, संरक्षण किया जाता है। तो ये आप याद रखेंगे। आगे एक एक करके जब हम पढ़ेंगे ना कि घाटी गांव कब बना, वर्ष 1981, या जब हम बात करेंगे हर एक राष्ट्रीय उद्यान को, हर एक अभ्यारण्य को मैं आपको याद करवा दूंगी। तो इसी के साथ दोस्तों मिलते हैं अब हम नेक्स्ट क्लास में, जहां पर कल से हम स्टार्ट करेंगे मध्य प्रदेश के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारती, धन्यवाद।